आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी देश की एक ऐसी शख्सियत की जो आज पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर विख्यात है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक साधारण परिवार से उठकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद तक का सफर कभी आसान नहीं होता, वो भी एक बार नहीं, तीन बार। तमाम आलोचनाओं, चुनौतियों और दुश्वारियों को दरकिनार कर अपनी एक अलग राह बनाना कभी आसान नहीं होता। उस दौर में जब लोग खुद को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को गिराने की हर साजिश रचते हैं, हर कुचक्र रचते हैं, उस दौर में दूसरों से बड़ी और बड़ी या फिर कहें इतनी बड़ी लकीर खींचना, जिस तक पहुंचना किसी के लिए एक सपना हो, वो काम दुनिया की कोई अद्भुत शख्सियत ही कर सकती है। उसी शख्सियत का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के प्रधानमंत्री आज जब अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, ये केवल उनके जीवन का एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की यात्रा का उत्सव है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। आज इसी पर विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक शख्स पूरी दुनिया का ब्रांड बन सकता है। लोकप्रियता के मुहाने पर दुनिया के सबसे शीर्ष व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर नेताओं में शुमार है, वैश्विक पोल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़कर दुनिया में अपना डंका बजाया। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री। 20 देशों के 27 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं अब तक, और देश के पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतने सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले। कुछ जीवन केवल जिए नहीं जाते हैं, जिए जाते हैं देश के लिए। कुछ पद केवल सत्ता नहीं होती, व्रत होते हैं सेवा के। और कुछ लोग इतिहास रचते नहीं हैं, वो स्वयं इतिहास बन जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा ही नाम है जो न केवल भारत की राजनीति का पर्याय बन चुका है, बल्कि राष्ट्र सेवा की एक तपस्वी परंपरा का जीवंत प्रतीक बन गए हैं। जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों तक सत्ता के शीर्ष पर रहकर नेतृत्व किया, तो यह मात्र आंकड़ों की बात नहीं होती, यह उस अखंड संकल्प की कहानी होती है जो एक मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। 25 साल राजनीति के बेमिसाल, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, 12 बार लाल किले से तिरंगा फहराया। ये उस शख्सियत का अपना बायोडेटा है। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासन को परिवर्तन की प्रयोगशाला बनाया। 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भरता की आवाज दी। और आज जब वो 75 साल की आयु में हैं, तब भी उनमें वही ऊर्जा, वही उत्साह, वही निष्ठा की ज्वाला नजर आती है जो एक नवयुवक में होती है। ये सब सत्ता की भूख से नहीं, बल्कि एक तपस्वी के संकल्प से ही संभव हो सकता है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या पुतिन और क्या मेलोनी। एक नजर आपको जरा दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की कौन कौन सी बड़ी शख्सियत ने जन्मदिन की बधाई दी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपके सेहत की कामना करती हूं, ताकि भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। और हमारे यहां आपको बहुत मानते हैं लोग। ट्रंप ने लिखा, अभी अभी मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को फोन पर बातचीत हुई, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, उन्होंने भी एक संदेश जारी किया और पुतिन ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी 75वें जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई। आपने हमारे देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अलग अलग क्षेत्रों में आपसी लाभ वाले भारत रूस सहयोग को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। तो ये तमाम देशों के जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज ने कहा, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को महत्व देता है और आने वाले दिनों में और बेहतर दोस्ती की उम्मीद करता हूं। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, नमस्ते माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपके 75वें जन्मदिन की बधाई। यह अवसर आपके नेतृत्व की सराहना करने का है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जा रहा है। मैं न्यूजीलैंड और भारत के देशों को मिलकर के आपकी कामना करता हूं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई। मेरे लिए खुशी की बात है, मुश्किल समय में हम अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है और मोदी जी मेरे और ब्रिटेन के लिए हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। तो इस तरीके से दुनिया के अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने और बड़े पॉलिटिकल डिग्निटरीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन एक शपथ जो हर किसी के कानों में गूंजती है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। ये शब्द जैसे ही गूंजते हैं, पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है, फिर गर्व की लहर दौड़ पड़ती है। ये सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, ये भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये उन करोड़ों सपनों की कस्में हैं जो चाय बेचने वाले शख्स के विश्व मंच पर भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री तक के सफर की मुनादी करती है। जब मोदी ये शब्द बोलते हैं तो हर गरीब को विश्वास होता है कि उसकी आत्मा, उसकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी। हर युवा को भरोसा होता है कि उसके सपने पूरे होंगे। हर भारतीय को गर्व होता है कि उसका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शपथ हमें याद दिलाती है कि नेतृत्व सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प है और नरेंद्र मोदी का यह संकल्प ही उन्हें एक साधारण नेता से प्रधान सेवक बनाता है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर क्या कुछ कहा, जरा पहले आपको सुनाते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक साधारण परिवार से आते हैं। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन में मोदी भी पिता की मदद करते हुए चाय बेचा करते थे। यहीं से उन्हें साधारण लोगों के दुख दर्द समझने और जीवन में आत्मनिर्भरता का संस्कार मिला। स्कूल में वो पढ़ाई के साथ साथ थिएटर, एनसीसी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रहे। किशोरावस्था में ही वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, जहां उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का पाठ सीखा। आरएसएस के प्रचारक रहते हुए मोदी ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में काम किया। वो संगठन की रणनीति और कैडर मैनेजमेंट में माहिर बन गए। 1987 में उन्हें गुजरात भाजपा में भेजा गया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में वो भाजपा के संगठन मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के अहम आयोजक रहे। उनका संगठनात्मक कौशल पार्टी में सबको प्रभावित कर गया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया।
यह उनके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2002 में उनके कार्यकाल के शुरुआती साल में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके करियर में ही विवाद खड़ा कर दिया। वो था गुजरात का दंगा, जिसमें जबरदस्त आलोचना भी हुई, लेकिन मोदी ने राज्य में विकास पर जोर देते हुए खुद को विकास पुरुष के रूप में पेश किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, निवेश आकर्षण, बिजली पानी आपूर्ति में सुधार और उद्योगों को बढ़ावा देकर गुजरात के निवेश का बड़ा हब बना दिया। लगातार 2002, 2007, 2012 में चुनाव जीतकर मोदी ने खुद को एक सशक्त प्रशासक साबित किया। तो मोदी की जो राजनीतिक यात्रा थी वो अपने आप में बेहद दिलचस्प थी। 1987 से गुजरात में संगठन में शामिल हुए, 90 में भाजपा के संगठन मंत्री बने। आडवाणी की रथ यात्रा के साथ वो एक शिल्पी के तौर पर सामने आए और वहीं से उनको एक बड़ी पहचान मिली। 2001 में मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बने। 2002 में गुजरात दंगों का दाग भी लगा, लेकिन उससे उबरकर उन्होंने गुजरात को एक डेवलप स्टेट के तौर पर पेश किया, विकास का मॉडल पेश किया और वाइब्रेंट गुजरात की आधारशिला रखी। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब 2012 के बाद फिर नए सिरे से जो है पीएम मोदी को राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिलनी थी, और वो 2013 का वो लम्हा था जब नरेंद्र मोदी एनडीए के पीएम उम्मीदवार घोषित हुए। बीजेपी ने मोदी को 2014 के लिए पीएम कैंडिडेट बनाया। पूरे देश में मोदी लहर बनी। 3D रैली, सोशल मीडिया, चाय पर चर्चा जैसे तमाम इनोवेटिव कैंपेन। 2014 का ऐतिहासिक चुनाव जीत करके पीएम मोदी ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट हासिल किया। अब वो सिर्फ एक गुजरात के नेता नहीं बल्कि पूरे भारत के नेता बन गए। उसके बाद देश ने कई ऐसे फैसले देखे जिसने नरेंद्र मोदी को एक सशक्त और मजबूत प्रशासक के तौर पर उनकी छवि तैयार की। नरेंद्र मोदी 2016 की नोटबंदी कोई नहीं भूला, कैसे 2016 की नोटबंदी लागू की गई। 2019 में धारा 370 को हटाना सबसे बड़ा गेम चेंजर था। पीएम मोदी की छवि एक निर्णायक साहसी नेता की बनी। नोटबंदी ने उन्हें आर्थिक सुधारक के तौर पर पेश किया। 370 ने उन्हें राष्ट्रवादी नेता के तौर पर मजबूत किया। उसके बाद यूएन में इंटरनेशनल योगा डे प्रस्ताव को पारित कराना। 21 जून आज पूरी दुनिया योगा डे मनाती है। G20 समिट की मेजबानी करना, अमेरिकी कांग्रेस और संसदों में खड़े होकर भारत का दृष्टिकोण। नरेंद्र मोदी के जीवन की वो तमाम घटनाएं दिखाती हैं कि उनका सफर लगातार संघर्ष, आलोचना और अवसरों के बीच खुद को निखारने का है। हर चुनौती को उन्होंने एक मौके में बदला और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आलोचना और सुर्खियां, पॉपुलैरिटी और बदनामी के साथ साथ चलती हैं, लेकिन हर एक मौके पर पीएम मोदी ने अपनी शख्सियत को और ज्यादा निखारा और अपनी इमेज को मजबूत किया। कांग्रेस ने जब मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा लगाया, तब उन्होंने मैं भी चौकीदार का इतना बड़ा कैंपेन खड़ा कर दिया कि पूरा विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। जब जब दुश्मन देश पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की, उसे उसका माकूल जवाब दिया और खुलकर हुंकार भरी, दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दूंगा, उनके पनाहगारों को भी नहीं बख्शूंगा। सुनिए किस तरीके से हुंकार भरी थी पीएम मोदी ने। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकियों पीएम मोदी की यह हुंकार पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाने वाले उन दहशतगर्दों के खिलाफ खुला ऐलान था। बिहार की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया और उसके बाद हुआ भी वही। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसे भी माकूल जवाब दिया। जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान 24 घंटों में घुटनों के बल आ गया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। जब सीज फायर पर सवाल खड़े हुए
विपक्ष ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया है। संसद में कह दिया कि किसी भी देश के दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर किया गया था। देश में राहुल गांधी एंड कंपनी ने तमाम बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन मोदी ना तो विचलित हुए और ना ही अपनी बात से पलटे। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नागवार गुजरी और भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। अब वही पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, जो कल तक अमेरिका का सीज फायर के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था, आज उसी देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कह दिया कि मध्यस्थता में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर इंकार कर दिया था, कह दिया था कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। अब सुनिए इशाक डार ने क्या कुछ कहा। Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to those dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. कई बार कुछ कहना, बहुत जोर से कहना आपका प्रभावशाली तो बनाता है, लेकिन कई बार कुछ ना कहना या फिर चुप रहना उससे ज्यादा प्रभाव लाता है। साइलेंस में जो स्ट्रेंथ होती है वो नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखाया। कहते हैं शब्दों की भाषा से ज्यादा कई बार मौन रहना भी आपकी मजबूत शख्सियत का एक हिस्सा होता है। पीएम मोदी के वो बयान तो सबने सुने, वो हुंकार पूरी दुनिया ने देखी जब उन्होंने आतंकी मुल्कों को और आतंकियों को खुलेआम चेतावनी दी, विरोधियों को साफ तौर पर नसीहत दी। लेकिन बगैर कुछ कहे मोदी ने कैसे दुनिया की डिप्लोमेसी और ट्रेड की परिभाषा बदल दी, आज आपको उसे भी समझनी चाहिए। और शायद यही सब मिल करके ब्रांड मोदी बनाते हैं। आपको दो घटनाओं के बारे में बताते हैं। मई 2020 में चीन ने एसी के पास भारी तादाद में सैनिकों और हथियार जमा करने शुरू कर दिए। भारत ने भी जवाबी तैनाती की और पेट्रोलिंग बढ़ा दिया। उस वक्त 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, और वो झड़प ऐसी नहीं थी। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को ना जाने कितनी तादाद में मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त चीन ने भी पलटवार किया, भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया और बता दिया कि दरअसल ये वो इंडिया नहीं है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि सैनिकों के सम्मान की हिफाजत की जाएगी और सेना को फ्री हैंड है कि वो जैसे चाहे वैसे स्थितियों से निपटे। उसके बाद भारत ने गलवान ही नहीं, चीन की पूरी सीमा पर अपनी तैनाती डबल कर दी। चीन ने आंख दिखाई तो भारत ने दुगने वेग से, दुगने आक्रोश से आंख दिखाई। चीन को भी समझ में आ गया कि दरअसल ये वो वाला 62 वाला इंडिया नहीं है, ये पता चल गया ये न्यू इंडिया है। आखिरकार कई महीनों बाद दोनों सेनाएं डटी रहीं और चीन को पीछे हटना पड़ा। आज वही चीन सीमा के डिस्प्यूट को कम करने के लिए बात कर रहा है। बगैर कुछ कहे पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस पूरे जो है चीन की हेकड़ी को काफूर किया, वो अपने अपना। दूसरी तस्वीर सबसे बड़ी बात, एक तरफ अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया जानती है। जब अमेरिका के टैरिफ अटैक से दुनिया के बड़े बड़े देश घुटनों पर आ रहे थे, ट्रंप से निगोशिएट कर रहे थे, घिघिया रहे थे कि टैरिफ कम कर दो, उस वक्त जब अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, शर्त रखी कि अगर रसिया से तेल लेना बंद नहीं करोगे तो टैरिफ 50% कर देंगे, पेनाल्टी लगाएंगे, कोई जवाब नहीं। फिर 50% टैरिफ लगा दिया, कोई जवाब नहीं। सीधे तौर पर एक दो टूक शब्दों में केवल एक बात कही कि भारत के हितों के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे और भारतीयों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप के मीडिया सलाहकार पीटर नवारो और ट्रंप ने ना जाने कितने बयान दिए, भारत को धमकी दी कि रूस से तेल खरीदा तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन पीएम मोदी ने सधे हुए अंदाज में सिर्फ इतना कहा कि देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे,
चाहे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अमेरिका को यह बता दिया था कि ना तो हम झुकेंगे, ना अपने पशुपालक, ना अपने किसान, ना अपने मछुआरों के साथ उनके हितों से समझौता करेंगे। इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े हम तैयार हैं। पीएम ने केवल अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बगैर कुछ कहे हुए इतना तगड़ा जवाब दिया कि अमेरिका जो कल तक आंखें दिखा रहा था आज घिघियाता हुआ नजर आ रहा है। यह बदलते हुए दौर का है। जिस तरीके से ट्रंप ने लगातार टैरिफ अटैक किया, लगातार बयान किए, तो पलटवार करने की जगह पीएम नरेंद्र मोदी ने नया मोर्चा तैयार किया। जापान पहुंचे, रसिया, चाइना, जापान, इन सबको मिलकर के उन्होंने एक नया व्यापारिक बाजार तलाशना शुरू किया। और जब चीन और रसिया और भारत का ये जो गठजोड़ देखा तो अमेरिका की नींद उड़ गई। अमेरिका ने पहले तो धमकाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मोदी पर आ गए। और जो अमेरिका अपने ट्रेड डील से पीछे हट गया था कि अब भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता, आज वही अमेरिका फिर भारत के साथ ट्रेड कम्युनिकेट कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है। तो ये बदलते हुए भारत की ताकत है। और ये दरअसल ये एक शख्सियत की ताकत है जो जब बोलता है तो उसे पूरा करता, और नहीं बोलता तो उसके और ज्यादा मायने होते हैं। यही सब, इसीलिए कोई पीएम नरेंद्र मोदी को बॉस कहता है, तो कोई रॉबिन हुड कहता है, तो कोई नायक कहता है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी की परिभाषा को पीएम नरेंद्र मोदी ने बदल कर रख दिया, बता दिया कि आखिर किस तरीके से डिप्लोमेसी होती है। जो कहते थे कि मोदी कि बस के नहीं है विदेश नीति, आज किस तरीके से विदेश नीति चलाई जाती, किस तरीके से दुनिया को अपने इशारों पर नचाया जाता है, यह ब्रांड मोदी ने बता दिया। अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, इजराइल हो, ईरान हो, यानी तमाम अलग अलग धड़ों को, यही अमेरिका जो कल तक कह रहा था यूक्रेन में खून बहाने के लिए भारत जिम्मेदार है, आज ही डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं कि दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रुकवाने में भारत की बड़ी भूमिका, और इसके लिए मोदी को धन्यवाद। तो ये बदलते दौर का, बगैर कुछ कहे कैसे तस्वीर बदली जा सकती है, ये अपने आप में एक नजीर है। ये बताता है कि आखिर कैसे ये सब कुछ कमाना पड़ता है, ये सब कुछ मिलता नहीं है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी 30 साल की तपस्या और 25 साल की सियासी साधना के बाद खुद को ब्रांड मोदी के तौर पर तैयार किया है। और इसीलिए कहते हैं कि रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है मानव ठोकरें खाने के बाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इतनी ठोकरें खाई हैं कि आज उन्हें वो तमाम आरोप और ठोकरें भी फूल माला की तरह लगती हैं। यही वजह है कि ब्रांड मोदी हिंदुस्तान में एक अलग ही शख्सियत बने। उन्हें अपने 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।